टू माय चैनल पीएससी वे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम एमपीपीएससी में कैसे नंबर बढ़ाएं उसकी रणनीति पर बात करेंगे। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं कि हम एमपीपीएससी में कैसे नंबर बढ़ाएं। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहेंगे और आपको पीएससी से जुड़ी हुई रणनीतियाँ बताते रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम इस चैनल पर एमपीपीएससी के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दी हैं जिसमें मैंने आरटीओ के एसआई का एग्ज़ाम जो 28 दिसंबर को हुआ था, एमपीपीएससी द्वारा लिया गया था, उसका डिस्कसन किया है, एवं एफएसओ का एग्ज़ाम जो 14 दिसंबर को लिया गया था उसका डिस्कसन किया है इस पर। तो आप लोग देखोगे कि इन दोनों एग्ज़ामों में एक कॉमन चीज़ देखने को मिली है कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन या वो ऑप्शन को क्वेश्चन में दे दिया गया है या क्वेश्चनों को ऑप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, हमेशा ये रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो पिछली पीएससीज थी उनमें आए हुए थे वो क्वेश्चन भी इसमें दे दिए गए हैं। ठीक है, वो भी इसमें दे दिए गए हैं। तो इससे एक बात तो निकल के आती है कि पीएससी में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पीएससी का प्रीलिम्स 6 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, मैं 6 बार पीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ, 6 मेंस लिख चुका हूँ। इसीलिए मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि पीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर बार 15 से हर बार 15 से लेकर 20% तक क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, चाहे वो क्वेश्चन की फॉर्म में हो या वो ऑप्शन की फॉर्म में हो या उसी से आपस में जुड़ी हुई चीज़ें। जैसे कि हम इन अगर 2 एग्ज़ामों को लेके चलें तो एक रतौना सत्याग्रह, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट वन अधिकार जो संरक्षण अधिनियम है उनसे जुड़ा हुआ 2006 का, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन, जनजातियों के कुछ ऐसे क्वेश्चन, चाहे उनकी सघनता के बारे में कि उनका घनत्व कहाँ है या फिर उनकी जनसंख्या कहाँ है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसलिए हमें 26 अप्रैल तक जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक सटीक रणनीति के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम एक ब्रीफ में एक रणनीति हमारी क्या रहने वाली है और हमें क्या अपनाना चाहिए उसको हम लेके चलेंगे। सबसे पहले बात, अभी दिसंबर अंत है, दिसंबर एंड चल रहा है, तो हमें पिछले एक साल का करंट अफेयर्स देखना है। करंट अफेयर्स में सबसे मुख्य चीज़ें हमें देखी जाती हैं, एक स्पोर्ट्स, उसको आप अच्छे से कर लीजिए, एक स्पोर्ट्स, एक अवार्ड एंड ऑनर्स। अवार्ड एंड ऑनर्स को करने पर हमारी पेपर का एक पोर्शन कवर हो जाता है, चाहे ध्यानचंद अवार्ड हो, चाहे किसी फिल्म में फेयर अवार्ड मिला हो, या फिर हमें स्पोर्ट्स में देखा जाए तो इंडिया ने क्या किया है, कौन सी सीरीज किससे जीती है, इसके बाद में शतरंज हुआ। ठीक है, और आजकल जो लीग्स चल रही हैं उससे जुड़े हुए, साथ में खेलो इंडिया से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रम हमें इसमें सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, और एक और लॉन टेनिस से जुड़े हुए जो इवेंट होते हैं जिसमें मुख्य 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अवार्ड में अभी हमारे नए नोबेल पुरस्कार आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा, ये हमें करना चाहिए। तो हमें करंट को साथ में लेके चलना है। इसी के साथ में हमें ये देखना है कि जो पिछले लगभग आप कर लीजिए 7 से 8 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं इस चैनल पर अपने पर डालूंगा कि जो पिछले वर्ष में क्वेश्चन आए उनके पेपरों के सॉल्यूशन करके डालूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं या फिर अपने स्तर पर आप जहाँ भी हो उनके सॉल्यूशन देखकर देखें कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जब से हमारा नया सिलेबस आया हुआ है, ठीक है, 2025 से, तो इसमें हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि एमपी का वेटेज बढ़ा दिया गया है। लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस एमपी से ही आते हैं। ठीक है, सीधे सीधे 3 यूनिट तो एमपी की हैं, उसके बाद में यूनिट राज्य व्यवस्था वाली यूनिट और अर्थव्यवस्था वाली यूनिट में भी एमपी का पार्ट आता है। तो मोटा मोटी करंट अफेयर्स को ही मिला के 40 से 45 या 50 क्वेश्चन एमपी से आना ही है। ठीक है, तो हमें एमपी को स्ट्रॉन्ग लिख करके ही चलना है। किसी भी बुक से आप पढ़िए, उससे रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन कीजिए। जो भी आप जहाँ से भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो एमपी पर आपको विशेष ध्यान देना ही है, एमपी को छोड़ना नहीं है। अगर किसी को लगे कि हम एमपी 4 महीने तक नहीं पढ़ सकते, आप ऐसा करिए, पहले एमपी को पढ़िए,
रिवीजन करिए, उसके बाद में आप उसके ऑब्जेक्टिव लगाइए। कोई भी बुक, बाज़ार में कई बुकें अवेलेबल हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, ठीक है। आपके शेड्यूल में जो भी आपका टाइम टेबल है उसमें डेली कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव लगाने का लक्ष्य तो अभी से होना चाहिए, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव लगाने का लक्ष्य होना चाहिए। जब मैं अपनी तैयारी के दौरान था तो मैं क्या करता था कि मैं डेली का एक पेपर लगाता था। जब पीएससी के 40 से 45 दिन बचते थे, क्योंकि बाज़ार में हमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, तो मैं डेली क्या करता था कि मैं एक पेपर लगाता था। उससे क्या हुआ मेरा कि चीज़ें मुझे पता चली कि कहाँ से आ रही हैं। जब मैं प्रारंभ में तैयारी के दौरान था, जी 18-19 की बात है, कि कैसे कहाँ से पेपर आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन किस पैटर्न से क्वेश्चन कोचिंग वाले पूछ रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा माइंड फ्रेम होने लगता है। साथ में क्या करता था मैं कि जो भी क्वेश्चन मुझसे रॉन्ग होता था, जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होता था मुझसे, ठीक है, मैं उसको एक रफ शीट पर लिख लेता था। वही ऐसे रफ शीट करके 7 दिन में मेरे पेपर इकट्ठे हो जाते थे रफ शीट पर। मैं उनका फिर रिवीजन करता था। तो देन अगले वीक, जो अगले अगले वीक है, उसमें भी मैं ऐसी चीज़ें इकट्ठा करता था और उनका रिवीजन करता था। उसमें मैंने देखा कि लास्ट टाइम पे मेरा जो पेपर तक जाते हुए मेरा पेपर में स्कोर रहता था 82, 86, ठीक है। हाईएस्ट मार्क में नाम मार्क्स में रहते, और ये कितने में से आते थे, क्योंकि आपको भी पता है एमपीपीएससी कुछ क्वेश्चन डिलीट कर देता था कि 97 में से, 96 में से ऐसे मार्क्स आते थे। मेरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स 392 में से, 2022 की बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे 368 मार्क्स आए हुए थे। उसके बाद 2023 में मेरे 354 मार्क्स आए थे। इस समय मैंने 2 पोस्टों के लिए फॉरेस्ट को क्वालिफाई किया था, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। साथ में हम करेंगे, हमारा जो सिलेबस है उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक में हम नॉर्मल जो हमारा जीएस का पार्ट है उसको करेंगे, एक में हम एमपी वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। जीएस के नॉर्मल, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगी हमारी, यूनिट 2 आ जाएगी, यूनिट 4 आ जाएगी, यूनिट 5 आ जाएगी, यूनिट 6 आ जाएगी, ठीक है, और यूनिट 10 इसी के अंतर्गत आ जाएगी हमारी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या करेंगे हम, यूनिट 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक है, टू नहीं 3 हुआ, ठीक है, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, और उसके बाद में 9 हुआ। ये यूनिट हमारे जीएस के एक अन्य पार्ट के अंतर्गत आ जाएंगी। करंट अफेयर्स को हमें डेली लेके चलना है। कोई भी टॉपिक पकड़ना, करंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, नियुक्तियाँ हुई, अवार्ड एंड ऑनर्स हुए, प्रमुख राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई, इनकी एक एक, उसको पर्यावरणीय क्षेत्र हुआ, आर्थिक क्षेत्र हुआ, साइंस एंड टेक वाला क्षेत्र हुआ, तो इन सबको हमें लेके चलना है, डेली लेके चलना है। करंट अफेयर्स को हमें डेली ही पढ़ना है। बहुत अच्छे अच्छे संस्थान हैं जो अपने डेली करंट अफेयर्स निकालते हैं और उसके पेपर भी लेते हैं, जैसे कि एसएमजे हुआ, वो एक अच्छा, बहुत मेहनत करते हैं वो सर, रेसू जैन सर बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। तो उनके उनका करंट अफेयर्स देख लीजिए। चैंपियन स्क्वायर जो एक नई कोचिंग आई है, ठीक है, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी देख लीजिए। तो इससे हमें करंट अफेयर्स लेके चलना है। या बाजार में जो भी बुकलेट मिल रही है तो बुकलेट ले आइए, आप उनसे रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। एक हमारे पास एक अच्छा सोर्स होना चाहिए, बल्कि टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल है, तो आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो मैंने आपसे बात की कि हमें तब 2 पार्ट में करना है। तो लोगों की पढ़ने की अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है कि वो पहले तो एक ही सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं, बट हमें इससे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि सिलेबस हमारा काफ़ी है और समय हमारे पास में इतना नहीं है। तो जो बिगनर्स हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो तैयारी का अनुभव है, लेकिन जो बिगनर्स हैं तो हमें पहले एमपी वाला पार्ट देखना चाहिए, क्योंकि पढ़ने में अच्छा लगता है हमें, ठीक है। और इससे जुड़ी हुई जो भी यूनिट है वो देखना चाहिए। कोई भी बुक ले आइए, जैसे कि बाजार में परीक्षा धाम आती है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, वो सर ने निकाली है, बहुत ही प्यारी बुक है, आप उसको लेके आइए। उससे जुड़ी हुई और भी यूनिट है, उनकी भी बुक वही परीक्षा धाम आती है। तो मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं अपने स्तर पर जो मैं पढ़ता था या पढ़ रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ, तो परीक्षा धाम बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, आप उसको लेके आइए, उसको पढ़िए, ठीक है, डेली पढ़िए। एक जीएस वाले पोर्शन के लिए किसी भी कोचिंग के नोट्स ले आइए, या अगर आप लूसेंट पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आप लूसेंट से उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद में एक जो ऐतिहासिक संकल्पना है, यूनिट फर्स्ट में संकल्पनाएं दी हुई हैं, उनके लिए कोई भी एक नोट्स ले आइए। तो उसको चीज़ों को थोड़ा सा आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा,
मैं ये तो नहीं बोलूँगा रटना पड़ेगा, लेकिन लिख लिख के समझ समझ के याद करना पड़ेगा, तो उसको कर लीजिए। उससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन आते हैं, हर बार देखने को मिल रहा है कि उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद में हमारी हिस्ट्री की जो भी घटनाएँ हैं, उनको अच्छे से क्रोनोलॉजी में याद कर लीजिए कि जोड़ियों में, क्रोनोलॉजी में आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ठीक है? यहाँ तक हो गया। जीएस में इसी प्रकार से करना है हमें, जीएस का एक पोर्शन हो जाए, उसके बाद में आपको लगे तो शाम के टाइम जब हम थक जाते हैं, तो हमें करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव हमें कब लगाना है? सर आपने कहा कि सर ऑब्जेक्टिव भी लगाना है, तो ऑब्जेक्टिव भी हमें लगाना है जैसे कि हमने खाना खाया, थोड़ा मन क्या हो जाता है हमारा, पढ़ाई में मन थोड़ा शांत सा हो जाता है और पढ़ाई करने का मन नहीं करता हमारा, तो फ़ोन उठाया हमने फ़ोन उठाया और ऑब्जेक्टिव लगा लिए कहीं से। अगर आप हार्ड कॉपी में क्वेश्चन लगाना प्रेफर करते हैं, बाज़ार से कोई भी ले आइए, फ़ोटो कॉपी मिल जाती है, उनको लेके आइए, उसमें 50 या एक पेपर लगाना चाह रहे हो तो आप पूरा पेपर लगा लीजिए, ठीक है? और अगर आपको कहीं पर टेस्ट सीरीज़ जाना है कि आप ऐसे नहीं लगा पाते हैं, तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ देख लीजिए, सस्ती सी टेस्ट सीरीज़ हो, ठीक है? सस्ती सी टेस्ट सीरीज़ हो और हमें वो ज़्यादा पेपर करा रहा हो हमसे और हमारे पास में हो। सबसे पहली बात है हमारे पास में हो। जो बच्चे इंदौर वाले हैं तो बहुत सारे, भोलाराम के आसपास में बहुत सारी कोचिंगें हैं, तो वो करेंगे, और भोपाल में भी हैं, तो एमपी नगर में कुछ कोचिंगें बनी हुई हैं, तो वो लोग भी देख सकते हैं। और ग्वालियर वाले जो बच्चे हैं मुख्य रूप से, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा बसाहट थोड़ी दूर दूर है, तो फूलबाग पर ही चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ऑनलाइन प्रेफर कर लीजिए। मेनली अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो इससे अच्छा टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव लगा मेरे हिसाब से सही लगता है, ठीक है? अगर आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप वो करिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव डेली लगाइए आप। जो पढ़ रहे हैं उसका हमारा मूल्यांकन भी होना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो अच्छा मूल्यांकन जब होता है आपने पढ़ लिया, इसके ऑब्जेक्टिव आप कल लगाइए, आपको पता चलेगा कि हम कौन सी चीज़ भूल रहे हैं, कौन सी चीज़ याद कर रहे हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें करना है हमें। उसके बाद में जीएस का पोर्शन हमें कवर करते ही चलना है। प्रारंभ में सुबह उठने के बाद हमें 12 या 2 बजे तक हमें एमपी वाला पोर्शन देखना है, अच्छे से कवर करना है, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है हमारा। हाँ, उसके बाद में हमें जीएस वाला पोर्शन देखना है, शाम को 8 बजे तक खाना खाते हैं जब तक, उसके बाद में खाने के बाद में करंट अफेयर्स वगैरह वाला क्वेश्चन देखना है। उसके बाद में आपके, अगर आपको और कुछ पढ़ना है एक्स्ट्रा अपने हिसाब से, आपको जिसने भी रणनीति बताई है उस हिसाब से काम करना है, ठीक है? लेकिन मेरे लिए हमेशा काम किया है कि हमें पेपर लगाना ही है, चाहे कुछ हो जाए हमें पेपर लगाना ही है। अगर आप कहीं भी हो, दोस्तों के साथ में घूमने जा रहे हो, तो फ़ोन आजकल सभी के पास में होता है, हमें टेलीग्राम निकाल के किसी भी कोचिंग की होती हैं वहाँ की वो चीज़ें देखना ही है, जेडी घटनाएं देखना ही है इसी के साथ में, ठीक है? एक नया ट्रेंड देखा गया है कि जनसंपर्क विभाग द्वारा, हमारा जो जनसंपर्क विभाग है, उसके द्वारा कुछ टेम्पलेट्स निकाली जाती हैं पीपीटी के द्वारा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। अगर आपको अच्छा लगे तो उसकी जो बारीक इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमें पढ़ लेना है, उसको हमें पढ़ते रहना है, क्योंकि हर बार पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन उस टेम्पलेट से पूछ लिए जाते हैं कि ऐसी कौन, जो चाहे करंट अफेयर्स के रूप में हो या एमपी के रूप में हो, वो चीज़ें हमसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है? वो चीज़ें हमसे पूछ ली जाती हैं, तो ये एक अच्छा सोर्स है कि हमारे 5 से 7 क्वेश्चन और डेली की हमें चीज़ें, इससे क्या होगा, हमें एमपी के बारे में पता चलेगा कि हमारे सीएम साहब कहाँ जा रहे हैं और कौन सी घटना हमारे एमपी में चल रही है, तो हम पढ़ने स्टूडेंट होने के रूप में हमें ये पता चलेगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं और हमारे राज्य में क्या क्या हो रहा है। कुछ राष्ट्रीय घटनाएं भी होती हैं, जैसे कि अभी क्या चीज़ें फेमस हुई कि हमारे सीएम साहब ग्वालियर आए, ग्वालियर में क्या है, व्यापार मेला कब से चला आ रहा है, तो उस फिर हमारा क्या रहेगा टारगेट कि अगर कोई घटना घट रही है तो उसका बैकग्राउंड क्या था, जो पीछे चीज़ें थी कैसे चल रही थी, कैसे हुई थी, उससे जुड़ी कुछ है। जैसे तानसेन समारोह होने वाला है ग्वालियर में, तो तानसेन समारोह में जो अवार्ड दिया जाएगा वो किसको दिया गया है, इससे जुड़ी हुई हमें चीज़ें एक दूसरे से हमें कनेक्ट करके चलना है, ठीक है? कनेक्ट करना है। मैं अपने चैनल पर अपने स्तर पर कुछ चीज़ें कराऊंगा, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहें और चीज़ों को करते रहें। मैं अपने चैनल पर पीवाईक्यू कराने वाला हूँ, ठीक है? एमपी की प्रमुख घटनाएं कराने वाला हूँ कि एमपी में कौन सी घटनाएं हैं, ठीक है? और बीच बीच में अभी हमारे पास में लगभग एग्ज़ाम को लेकर 4 माह हैं, तो मैंने आपको बताया कि हमें 50 ऑब्जेक्टिव तो लगाना ही है। जैसे हमारे पास में 3 माह बचेंगे, तो हमें होना चाहिए कि हमें लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस डेली के लगाना ही है। उसके बाद में जब हमारे पास में 60 दिन बचेंगे, तो हम बताएंगे कि हमें एक पेपर डेली लगाना ही है, ठीक है? डेली एक पेपर लगाना ही हमें, रिवीजन हमें करना ही है। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पहले ही पढ़ चुके हैं सब चीज़ें, वो अभी थोड़ा सा मेंस को लेके चल सकते हैं, लगभग फरवरी तक वो मेंस पढ़ सकते हैं। चीज़ें चीज़ें छूट गई हैं उनकी, कुछ नए टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, थिंकर्स हैं हमारे। इस बार यूनिट जो हमारा पेपर 4 है
उसको उन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, सिलेबस बढ़ गया है, तो उसको भी अच्छे से रिवीजन कर लें। लेकिन अभी पेपर 4 को ना पढ़ें, उससे पहले कि हमारा जो पेपर फर्स्ट है, क्योंकि ये हमारा पेपर फर्स्ट हुआ, पेपर सेकंड हुआ, तो ये हमें क्या मुख्य रूप से हमारे प्रीलिम्स में भी मदद करेगा। तो अगर इसका ये पेपर रह गया है तो उसको कंप्लीट करे, और अगर वो लेखन कार्य कर रहा है तो करता रहे, अगर जनवरी पूरा करता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद में थोड़ा कम कर दे और प्रीलिम्स पे थोड़ा ध्यान दे। क्योंकि जैसा हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकलती हैं तो सभी जगह सर्कुलेट हो जाती है, 160 प्लस पद फिर से एमपीपीएससी निकालने वाला है। साथ में उन्होंने फॉरेस्ट के लिए भी समय निकाला है अपने कैलेंडर में, तो फॉरेस्ट की भी शायद पोस्टें आ जाएं, देखते हैं कितनी पोस्टें आती हैं। लेकिन आप अपने स्तर पर तैयारियां समग्र रूप से जारी रखें, और किसी भी एक संस्थान या किसी भी एक यूट्यूब चैनल पर विश्वास करें। कोई भी अगर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर पढ़ाने आता है, कोई भी आपको गलत सलाह नहीं देगा। अगर वो गलत सलाह देगा तो वो वैसे भी नहीं चलने वाली चीज़ें। तो आप अपने स्तर पर तैयारी अच्छे से करें और अपने से ईमानदारी रखें। किसी को नहीं दिखाना है कि हमें कहीं जाना है भाई, कि इतना वो आ गया हमारे, और मतलब उस माहौल से थोड़ा दूर रखिए। एक बार आप सिलेक्ट हो गए ना, तो चीज़ें बहुत ही अच्छे से होने वाली हैं, बहुत ही अच्छे से होने वाली हैं। एक बार आप बस सिलेक्ट हो जाइए, कोई नहीं करे पूछेगा कि आपने कैसे किया कैसे नहीं किया, बट यार हो गया यार, बहुत अच्छे से हो गया। ठीक है, तो बस अपने से ईमानदारी रखिए और पढ़ते रहिए। और भी स्ट्रेटेजी हम आगे बताते रहेंगे, लेकिन पी वाई क्यूज़ आप ज़रूर देखिए। आपको 15 से 20 क्वेश्चन फ्री के मिलने वाले हैं। साथ में हमें इससे क्या और मदद मिलती है, इससे हमें मदद मिलती है कि हमें परीक्षा का पैटर्न पता चलता है। परीक्षा का पैटर्न पता चलता है कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। एमपी में भले ही कुछ पढ़िए ना पढ़िए, जनजातियों वाला पोर्शन तो पढ़ना ही है हमें, क्योंकि पेपर में सीधे 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे जुड़े हुए। क्योंकि पूरा यूनिट 10 तो दिया ही हुआ है प्रीलिम्स में, साथ में जीएस के पोर्शन में भी पूछ ली जाती हैं चीज़ें, करंट अफेयर्स में भी पूछ ली जाती हैं चीज़ें। तो हमें जनजातियों वाला पोर्शन तो ये समझ लीजिए लिख लिख कर रटना है। हमें रटना बोल सकते हैं, लेकिन अच्छे से याद करना है, हमें कंठस्थ करना है। ठीक है, और आप सभी का धन्यवाद। और मैं बस इतना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। अभी से जुड़ जाइए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच।